हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी अब आपकी पढ़ाई चल रही होगी और अब भूगोल पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा होगा, बड़ा मजा आ रहा होगा। तो भूगोल के सारे कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे आप। और नाउ यू, आप जिसको कह सकते हैं एंजॉयमेंट, तो आप एंजॉय कर रहे होंगे भूगोल की पढ़ाई। और देखो, सिर्फ भूगोल की पढ़ाई आपको एंजॉय भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एंजॉय करते रहें, साथ ही साथ आप क्या करें, जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते आ रहे वो अपने जो आपके पास पीवाई क्यूज हैं, पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं, उनको अपने साथ में रखिए। और अपने साथ में रख के क्या कीजिए, उनके साथ इन टॉपिक्स को देखते हुए चलिए, उन सवालों को देखते हुए चलिए कि आप उन सवालों को हल कर पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है कुछ सवाल हो हल और हो सकता है कुछ सवाल ना भी हो। तो जब सवाल ना हो तो घबराइएगा नहीं, है ना, क्योंकि अभी आपने पूरी भूगोल नहीं पढ़ी है। अभी भूगोल का पहला अध्याय भी हमारा खत्म नहीं हुआ है, मतलब जिसको भू आकृति विज्ञान में कहूँ, ये भी बहुत बड़ा अध्याय है। या मैं कहूँ कि भूगोल का सबसे बड़ा अध्याय भू आकृति विज्ञान है। तो अभी घबराइएगा नहीं कि ये तो मेरे से सवाल हो ही नहीं रहा, या इसमें तो कुछ ऐसा पूछे जो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, सर ने अभी तक नहीं पढ़ा है। चीजें समय के साथ साथ आप तक पहुंच जाएंगी, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो, जैसे इमरान खान साहब बोलते हैं, पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, कि पहले तो आपको क्या नहीं है, घबराना नहीं है। तो हालांकि अभी उनकी हालत ऐसी है कि उनको घबराना चाहिए। पैसा वैसा खत्म हो गया उनके पास और अब कोई भीख भी नहीं दे रहा है। भीख इन सेंस कोई पैसा नहीं दे रहा है अब उनको। तो ऐसी हालत चल रही है। खैर, जो कपाट हम लोगों को ने खत्म कर लिया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। और फिर आज की क्लास जिसमें हमको पढ़नी है शैलें, या जिनको मैं कहूँ रॉक्स, आज हमको पढ़ना है, तो हम रॉक्स शुरू करेंगे आज। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते पढ़ते हमने सबसे पहले देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमको पढ़नी क्यों है। या मैं इसी टॉपिक को और अच्छे से डिफाइन करूं तो हमने देखा था, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये क्या है, पृथ्वी की ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। जहां पे भौतिक शब्द आया तो हमने देखा था इस भौतिक का मतलब ये है कि इस भौतिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस भौतिक में हमको पढ़ना है, हमको कुछ चीजें पढ़नी थी। हमको जानना था घनत्व, हमको जानना था दाब, साथ ही साथ हमको क्या जानना था, हमको जानना था ताप। क्या जानना था? ताप। कहाँ का? पृथ्वी के अंदर का। ये सब चीजें हमको पता करनी थी। फिर प्रश्न उठा कि ये सब चीजें पता ही क्यों करनी है, क्यों क्यों पता करनी है। तो हमने देखा था कि भूकंप, ज्वालामुखी, और एक और शब्द हमने क्या लिखा था, सुनामी। क्या लिखा था? सुनामी। सुनामी की स्पेलिंग आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सुनामी की स्पेलिंग क्या होती है। तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सब की उत्पत्ति आपको कहां देखने को मिलेगी? इन सब की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में। लेकिन इनका परिणाम आपको कहां देखने को मिलेगा? इनका परिणाम आपको स्थल पे देखने को मिलेगा। ये बात हमारी हो गई थी। अगर इन सबको हमको जानना है, इन सब के बारे में अगर हमको जानना है, तो हमको क्या जानना जरूरी है? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा हमको जानने की जरूरत है। इसके बाद हम गए थे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की हमने बात करी थी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हमने देखा था ये चुंबकीय क्षेत्र किस कारण है। हालांकि हम ये बाद में पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक कोर कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक कोर है, नहीं आप गलत सोच रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक कोर है ठोस। पृथ्वी की बाहरी कोर कौन सी है? पृथ्वी की बाहरी कोर है द्रवीय अवस्था में, द्रव्य में। तो फंसना नहीं है कि आंतरिक की बात हो रही है, बाहरी की। आंतरिक कोर ठोस क्यों है, इसका कारण याद आ रहा है? दाब ज्यादा, गलनांक बिंदु। अभी हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे और याद भी है, मुझे पता है आपको। तो बाहरी कोर चूंकि द्रवीय अवस्था में, पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है, और इस द्रवीय अवस्था में इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें हमने देखा था लोहा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ निकल आपको जब आपको देखने को मिलता है, तो इसके कारण पृथ्वी में क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? अरोरा याद आ रहा है, ध्रुवीय ज्योति हमको याद आ रही है। और हमने ये भी देखा था वो एंगल जो पृथ्वी का अक्ष, या पृथ्वी का जो अक्ष जिसको आप कहोगे, जहां पे आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाओगे, उसके साथ जो ये एंगल बनाएगा, इसको आप क्या बोलोगे? डिक्लाइनेशन एंगल, या इसको बोला जाता है दिक्पात कोण। आगे की ओर चलने के पार हमने देखा था कि इसको जानने की कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिसमें आपने से मैंने सवाल पूछा था, लेकिन
आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, तो आज आप फिर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि इसका जवाब आपको पता है, फिर भी पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो गए थे। प्रत्यक्ष स्रोतों में हमने देखा था खनन, खनन के बाद हमने देखा था प्रवेदन, या जिसको हमने कहा था ड्रिलिंग, प्रेधन भी हम इसको बोल देते कई बार, प्रवेदन, प्रवेदन मतलब ड्रिलिंग की हमने बात करी थी। ज्वालामुखी और भूपर्पटी में उपस्थित भ्रंशों के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं, प्रत्यक्ष ही हम जान पाते हैं कि भूगर्भ में क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ये हमने देखा था ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हुए हैं। एक तो गहरे समुद्र में जो प्रवेदन हुआ है 1968 में, और 2003 में एक हुआ है समन्वित महासागर प्रवेदन परियोजना। ये भारत के लिए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि कुछ ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके बारे में हम क्यों चल रहे हैं, जाके हम प्रत्यक्ष ये रूप पे जान पाए कि भूगर्भ में क्या क्या स्थित है। हमने खनन जब पढ़ रहे थे तब पाया था कि हम लोग कितना खनन कर पाए, 4 किलोमीटर तक। ड्रिलिंग आप जब कर रहे थे तब पाया था 12 किलोमीटर तक। ज्वालामुखी जब हम कर रहे थे तो हमने क्या पाया था, ज्वालामुखी हम कर रहे थे तो हमने पाया था कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी से पदार्थ जो निकलते हैं बाहर, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेंगी कुछ गैसें, कुछ पदार्थ, साथ ही साथ जलवाष्प भी थे क्या, हाँ सर जलवाष्प भी थे। जलवाष्प के साथ और क्या थी, राख थी। तो हमको ये तो पता चला कि पृथ्वी के अंदर ये सब है, लेकिन मैं आज आपसे पूछूं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी किसकी बनी हुई है, गैस की बनी हुई है, इस पदार्थ की बनी हुई है जो गलित अवस्था में है, या जलवाष्प की या राख की, तो पता लगाना मुश्किल था। तो हमको ये पता चला कि प्रत्यक्ष रूप पे हम बहुत ज्यादा पृथ्वी के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। तो हम कौन से स्रोतों पे चले, अप्रत्यक्ष स्रोतों पे, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना था, तापमान के बारे में जाना था, दाब के बारे में जाना था, घनत्व के बारे में जाना था। इसके बाद हमने देखा था कि घनत्व की पहले हम बात करते हैं। घनत्व में हमने क्या क्या देखा था, याद आ रहा है आपको, घनत्व में हमने क्या क्या देखा था, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। देखो मैं बार बार इस टॉपिक का इसलिए इतनी अच्छे से रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि पूरी भू आकृति जो विज्ञान है वो इसी पे टिकी हुई है ना। मैं नहीं चाहता कि कल को अगर हम जो क्लास लें भू आकृति विज्ञान पे, जब हम पहुंचे, जब भूकंप पढ़े या ज्वालामुखी पढ़े, तो आप समझ नहीं पाए। इसलिए हमको भागना नहीं है, हम आराम आराम से भी चलेंगे, मैं आराम से आपका कोर्स करवा दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ कोर्स करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये मुझे पता है। तो आप क्या कीजिए, मुझ पे विश्वास रखिए और स्टडी IQ पे विश्वास रखिए। घनत्व का हमने देखा था कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना देखने को मिलेगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। साथ ही साथ पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है उसका घनत्व हमने देखा था, उसका औसत घनत्व आपको देखने को मिलेगा 3.3 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हमने ये माना, ये किसका घनत्व है, पृथ्वी के बाहरी भाग। बाहरी भाग मतलब मैं आप जानते भी है, तो मैं उसका नाम लिख सकता हूं, उसको मैं कह सकता हूं क्रस्ट, या उसी को हमने एक दूसरे नाम से जाना था भूपर्पटी, भूपर्पटी। तथा यह है पृथ्वी का औसत घनत्व, किसका, पृथ्वी का। और कैसा है ये, औसत, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो भूपर्पटी या क्रस्ट का 3.3, जबकि पूरी पृथ्वी का 5.5। इसका मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका घनत्व क्या रहा होगा, 5.5 से ज्यादा रहा होगा। यहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि जितने भी भारी पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे वो सब कहां देखने को मिलेंगे, वो सब देखने को मिलेंगे आपको केंद्र के नजदीक। और जितने भी हल्के या जिनका घनत्व कम है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा कहां पे, सतह के पास। इसके बाद हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एक संबंध पढ़ा था, किस किस के बीच में, हमने पढ़ा था घनत्व जो है वो समानुपाती है। किसके ज्यादा समानुपाती है, हमने देखा था दाब के समानुपाती है। किसके समानुपाती था, दाब। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। हमने देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में क्या है, घनत्व ज्यादा है। इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में क्या ज्यादा होगा, दाब भी ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, क्या क्या बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ जब घनत्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। क्या आपको एक और रिलेशन याद है, कौन सा रिलेशन सर, आपको पता होना चाहिए कि जब जैसे जैसे दाब बढ़ता है तो क्या भी बढ़ता है, तो एक और चीज बढ़ती है जिसको हम बोलते हैं गलनांक बिंदु। कौन सा बिंदु, गलनांक बिंदु। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, गलनांक बिंदु भी ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसी कारण हमने ये निष्कर्ष निकाला, चूंकि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है
पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है उस पर क्या लग रहा होगा, बहुत बहुत ज्यादा क्या लग रहा होगा, दाब लग रहा होगा। और जब बहुत ज्यादा दाब लग रहा था तो इसमें जो उपस्थित पदार्थ है उनका गलनांक बिंदु बढ़ गया और वो नहीं गले, तो वो आज भी कौन सी अवस्था में, वो आज भी ठोस अवस्था में है। और आपने भी जैसे बहुत बार कमेंट सेक्शन में बताया, अरे सर ये हो गया, अरे सर वो हो गया, तो वो मैं बता देता हूँ। ये जो आंतरिक कोर है इसके एकदम अंदर एक और अब क्या मिली है, एक और परत मिली है जो बिल्कुल इस आंतरिक कोर जैसी है। हालांकि अभी इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ये पृथ्वी की एक और नई परत मिली है। अभी हमको सिर्फ इतना ही पता है, आगे की जानकारी अभी साइंटिफिक स्टडीज हमारे सामने नहीं आई है। जब आ जाएंगी और लगेगा कि आपको बता देनी चाहिए तब मैं आपको बता दूंगा। तो आंतरिक कोर के बारे में बात हो गई और हमने देखा था बाहरी कोर कौन सी अवस्था में, द्रवीय अवस्था में। क्यों? क्योंकि वहां पे दाब कम है। दाब कम है इसका मतलब गलनांक बिंदु क्या होगा, अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ होगा, उनका गलनांक बिंदु भी कम था। और जब गलनांक बिंदु कम था तो क्या हुआ, पृथ्वी के जो वो पदार्थ गल गए जो कहां पे थे, बाहरी कोर में थे। और बाहरी कोर कौन सी अवस्था में आ गई, बाहरी कोर आ गई हमारी द्रवीय अवस्था में। तो बाहरी कोर कौन सी अवस्था में आपको देखने को मिली, द्रवीय अवस्था में मिली। साथ ही अंदर की कोर कौन सी अवस्था में मिली, ठोस अवस्था में आपको देखने को मिली। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, क्या बढ़ता है, पृथ्वी की गहराई में जाने पे क्या बढ़ता है, तापमान। क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। अच्छा, कुछ दर भी हमने पढ़ी थी क्या? हाँ, हमने एक दर पढ़ी थी कि 32 मीटर जैसे अंदर जाओगे तो कितना तापमान हो जाएगा, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या ये दर बराबर रहती है, बदल जाती है? तो हमने देखा था दर बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की विशेषताएं लगातार बदलती रहती हैं। हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे पृथ्वी में हम जाएंगे तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और तापमान बढ़ने का क्या क्या कारण था, तो हमने देखा था तापमान बढ़ने के कारण है जिनको हमने क्या नाम दिया था, कौन से पदार्थ, रेडियोधर्मी। अब देखो ये है क्या, कुछ लोगों ने कमेंट में भी पूछा था, कुछ ने मेरे को मैसेज भी करा कि सर ये रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है। यूरेनियम का आपने नाम सुना होगा, या मैं कहूँ आपने एटॉमिक बॉम्ब का नाम सुना होगा, या आपने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, या आपने सूर्य का नाम तो सुना ही है। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ एक साथ जुड़ते हैं, और टूटने और जुड़ने की इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, बहुत सारी ऊर्जा आपको देंगे। तो ऐसे पदार्थों को आप रेडियोधर्मी कहोगे। तो ऊर्जा दे रहे हैं ऐसे पदार्थ जो ऊर्जा के रूप में ऊष्मा आपको दें, वो रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ उपलब्ध है, पृथ्वी में उपलब्ध है। और वो उन रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण पृथ्वी की गहराई में क्या बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन जिस दर से तापमान आपको ऊपरी परतों में मिलेगा उसी दर से तापमान निचली परतों में नहीं मिलता। उसका कारण भी ये कि रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऊपरी परतों में, और कम कहाँ देखने को मिलेंगे, निचली परतों में आपको कम देखने को मिलेंगे। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला था, यहां से हमको ये पता लगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है, जैसे जैसे गहराई बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। साथ ही साथ और क्या बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमने देखा था दाब बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। या मैं कहूं जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, यहाँ पे ये दाब के सामने मैं ये भी लिख सकता हूं कि हमने इससे ये भी निकाला था कि क्या बढ़ रहा है, उनका गलनांक बिंदु, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं था। फिर हमने देखा कि इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से ज्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई, तो हम किसी और स्रोत के पास गए जिसको हमने नाम दिया था भूकंपीय तरंग। क्या नाम दिया था, भूकंपीय तरंग। और भूकंपीय तरंगों को हमने 2 भागों में बांटा था। भूकंपीय तरंग जो काया से होके गुजरती है, बॉडी से होके गुजरती है, उनको हमने नाम दिया था कायिक तरंग। और जो धरातल से होके गुजरती है उनको हमने नाम दिया था धरातलीय तरंग। कायिक तरंगों को हमने 2 अलग अलग भागों में बांटा। क्या थे वो 2 अलग अलग भाग? कायिक तरंगों के 2 अलग भाग थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। धरातलीय तरंगों के 2 कौन कौन से भाग थे, रिलेव और लव। रिले और लव से आपको बात याद आ रही होगी। रिले और लव 2 तरंगे थी, और प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरंगे थी। हमने जब प्राइमरी देखी, प्राइमरी के बारे में जब हमने चर्चा करी, तो हमको पता चला कि जो प्राइमरी तरंगे हैं इनकी कुछ विशेषता है। और कौन कौन सी विशेषता हमने देखी थी, आपको याद है?
तो बताइए एक एक करके मुझे कौन कौन सी विशेषता आपने देखी। क्या प्राइमरी तरंग तीनों माध्यमों से चल सकती है? 3 माध्यमों से। और ये 3 माध्यम कौन कौन से थे? ये थे ठोस, ये था द्रव्य और ये था गैस। हमने ये भी देखा था ये पी जो तरंगे हैं ये किसकी जैसी हैं? ध्वनि के जैसी हैं या प्रकाश की जैसी? कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताइए कि पी जो तरंगे हैं वो कैसी हैं। कमेंट में बताइए ये प्रकाश जैसी तरंगे हैं या ध्वनि जैसी तरंगे हैं, तो बताइए। और इसका जवाब आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कौन सी हैं ये? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं? ये कौन सी अनुदैर्घ्य हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं? अच्छा, अब इसकी बात करी थी हमने तरंग धैर्य की, इसकी बात करी थी तरंग धैर्य की। जब हमने बात करी तो हमने देखा था इसका तरंग धैर्य कैसा मिलेगा आपको? बहुत कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचती है, और पहले पहुंचती है इसलिए क्योंकि ये कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा तीव्र होती हैं। कैसी होती है? बहुत ज्यादा तीव्र होती हैं। इस कारण ये पृथ्वी पे कैसे पहुंचेंगी? सबसे पहले पहुंच जाएंगी। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो जो एस तरंगे हैं वो द्वितीयक तरंगे जो प्राइमरी के बाद आपको देखने को मिलेंगी, जो केवल किस में गति कर सकती हैं? केवल ठोस में गति कर सकती हैं। ये और ये भी आप मुझे बताइए ये प्रकाश जैसी है, ध्वनि जैसी, या ये अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य? तो हमने पी और एस वेव के छाया क्षेत्रों की भी बात करी थी, जहां हमने देखा था कि जो पी तरंगे हैं, कौन सी तरंगे? जो पी तरंगे हैं वो आपको कहां से कहां देखने को नहीं मिलती? वो आपको अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच कौन सी तरंग देखने को नहीं मिली? पी तरंग देखने को नहीं मिली। लेकिन फिर से कहां पे वापस पी तरंग आपको देखने को मिल जाएगी? 100, ये डायग्राम याद आ रहा है आपको? ये अधिकेंद्र था, अधिकेंद्र से कहां तक देखने को मिल रही थी? ये 90 होगा, यहाँ का 105 डिग्री रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पी तरंग देखने को मिल रही है। पी तरंग अब कहां से कहां देखने को नहीं मिल रही? ये कौन सा डिग्री था? 105 डिग्री था, 105 डिग्री था। और क्या पी तरंग इसके बाद यहाँ पे वापस दिख जाती है क्या? 145 डिग्री एंगल करीब कितना होगा? इतना डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे 145 तक तरंग देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार ये 105 डिग्री और ये 145 डिग्री। और जिस इलाके में मैं इस नीले रंग का प्रयोग कर रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? पी तरंगे आपको देखने को मिल रही हैं। सिर्फ 105 से 145 में नहीं मिल रही, इसलिए इसको पी तरंग का छाया क्षेत्र हमने कहा था। वहीं हमने देखा था जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, कौन सा? जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो क्या आपको देखने को मिलेगा? वो 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि पृथ्वी में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? पृथ्वी में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं, जिसको हमने ऊपरी परत को नाम दिया था भूपर्पटी, अंदरूनी इसके नीचे वाली परत को हमने नाम दिया था मेंटल, और फिर हमने पढ़ा था कोर। कोर के 2 हिस्से हमने किए थे, कौन कौन से? आंतरिक कोर और बाहरी कोर। मेंटल के भी 2 हिस्से किए थे, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। और भूपर्पटी के भी 2 हिस्से किए थे, ऊपरी वाली भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। इनमें असंबद्धता पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विशेषताएं चेंज हो रही है उनको असंबद्धता कहते हैं, आसान्यता भी कहते हैं। वो कौन कौन सी हमको मिलती है? आपको याद आ गया होगा। क्या याद आ गया आपको? CMR, G और L। कोनार्ड, मोहो, रेपेटी, गटनबर्ग और लेहमैन। यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। यहां तक आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से समझ में आ गई है। फिर हमने बात करी थी क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की। क्रस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो क्रस्ट की हमने जब बात करी थी सबसे ऊपरी परत है और सबसे पतली परत है। भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली भूपर्पटी। ये हल्के सिलिकेट से मिलकर बनी होती है, इसलिए सबसे ऊपर मिलती है आपको सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसे पहले क्या कहा जाता था? पहले इसको सियाल के नाम से जाना जाता था। और इसकी निचली भूपर्पटी किसकी बनी होती थी? सीमा की। क्या किसने दिया था? ये सुएस ने दिया था। और कब दिया था? 1831 के आसपास इसने दिया था। और 1831 में जब दिया, 1914 तक हमने ये बातें मानी, लेकिन 1914 के बाद आज ये प्रचलन में नहीं है। अब इसको हम कहते हैं कि लाइटर सिलिकेट के बने हुए, लाइटर सिलिकेट जिनको हम फेल्सिक भी कहते हैं, फेल्सिक। और उसमें आपको मिलेगा सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। सिलिकेट चट्टानों से बनी हुई है, और इन चट्टानों से, हल्की चट्टानों से क्या बना हुआ है? हल्की चट्टानों से बना हुआ है आपका महाद्वीप। हल्की चट्टानों से क्या बना हुआ है? महाद्वीप। और महाद्वीप की चट्टान का हमने क्या नाम दिया था? हमने
नाम याद आ रहा है आपको, हमने नाम दिया था उसका ग्रेनाइट। तथा मैफिक चट्टान भारी जो थी, उनको वो क्या बनाती है, वो महासागर बनाती है। और भारी चट्टानों को मैं ऐसे एक उदाहरण हमने देखा था, वो क्या है, आपको बेसाल्ट आपको देखने को मिली थी। महाद्वीपीय क्रस्ट चूंकि ज्यादा मोटी है 50 से 70 किलोमीटर, और महासागरीय क्रस्ट कैसी है 5 से 30 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगी। इसका द्रव्यमान देखोगे तो पूरी पृथ्वी के 1% से भी कम है, और जबकि इसका आयतन 0.5 से लेके 1% के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा जाना था, ये टेबल आपको याद होगी, इसमें हमने देखा था कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व, आपने मुझे बताया नहीं, होमवर्क आपने नहीं किया कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व कौन से मिलेंगे, वो आपने बहुत लोगों ने नहीं किया। तो आप मुझे जब बताएंगे तभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है यहाँ पे, सिलिका ऑक्सीजन कितनी मिलती है 46%, सिलिकॉन कितनी मिलती है 27%, और एल्यूमिनियम कितनी मिलती है 8%। आयरन कितना मिलता है, आयरन मिलता है करीब करीब 5% के आसपास। हमने ये देखा था कि शुरू के हमको 5 याद करने, बाकी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद हम बात गए थे मेंटल पे। मेंटल पे जब हम पहुंचे तो हमने पाया कि ये मेंटल कहाँ से कहाँ मिलेगी आपको, मुंह से लेके 2900 किलोमीटर के बीच आपको क्या देखने को मिलेगी, मेंटल देखने को मिलेगी। पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% और इसके द्रव्यमान का करीब 67% आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेंटल में देखने को मिलेगा। मेंटल के ऊपरी भाग को हमने क्या नाम दिया था, एस्थिनोस्फीयर, जो दुर्बल मंडल जिसमें को हमने कहा था, यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत ज्यादा है। तो ये किस में बदल चुका है, ये बदल चुका है गर्म होके तरल अवस्था में बदल चुका है। चूंकि यहाँ पे दाब भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसका गलनांक बिंदु भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा चट्टानों का। तो हमने ये भी देखा था कि जो लिथोस्फीयर है या जो स्थल मंडल है, वो इस दुर्बल मंडल पे तैरता रहता है। और वो कैसे तैरता है, वो ऐसे तैरता है कि नदी के ऊपर, नदी का जो पानी है, जो जल है, उसके ऊपर नाव तैरती है। एस्थिनोस्फीयर निचला जो मेंटल है वो पूरी तरीके से कैसा है, वो पूरी तरीके से ठोस है। हमने ये भी देखा था क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, और ये स्थल मंडल हम इसे को कहते हैं। और इसकी मोटाई 10 से लेके आपको 200 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। 10 कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे महासागर है, और 200 कहाँ तक मिल सकते हैं, जहाँ पे महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे। घनत्व बहुत अधिक है, कितना है 3.3 से 5.5, किसके मुकाबले अधिक दिख रहा है आपको, भूपर्पटी के मुकाबले अधिक दिख रहा है। ऊपरी मेंटल का घनत्व इतना है और निचली मेंटल का घनत्व इतना है, कितना 2.9 से 3.3, और नीचे 3.3 से लेके 5.7 तक। कुल आयतन का 83 बात हो गई, और द्रव्यमान का 67 या 68% आपको देखने को मिलेगा। ये किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है और मैग्नीशियम की बनी हुई है। क्योंकि अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आप, आयरन बढ़ता जाएगा, भारी पदार्थ बढ़ते जाएंगे। मेंटल में आपको क्या क्या मिला था, हमने देखा था 45% ऑक्सीजन, 21% सिलिकॉन और 23% मैग्नीशियम। इसको हमने एक नाम से याद किया था, ऑसम है ये। क्या है ये, ऑसम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मेंटल रेंज में अगर आप तापमान देखोगे तो तापमान वैसे हमको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन लगभग 200 डिग्री से लेकर कितना पहुंच जाता है, 4000 डिग्री तक आपको यहाँ पे मेंटल का तापमान देखने को मिलेगा। दुर्बल मंडल, क्योंकि द्रवीय अवस्था में यहाँ पे हमने देखा था ऊष्मा का प्रवाह होता है, और कैसे होता है, संवहन धाराओं के रूप में। तो मेंटल में एक संवहन सामग्री का संचलन होता है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति हम आगे पढ़ेंगे, भूकंप में बहुत योगदान करेंगी टेक्टोनिक प्लेटें, इनकी जो गति है वो मेंटल की संवहन के द्वारा ही हो पाती है। ये हमने बात कर ली थी मेंटल की। मेंटल के बाद हमने कोर की बात करी थी। कोर आपको 2900 से लेके कहां तक देखने को मिलेगी, 6730 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। इसे किस नाम से भी जानते हैं, इसको निफे परत के नाम से भी जानते हैं। कोर का जो आयतन और द्रव्यमान है, आयतन की अगर मैं बात करूं तो ये पृथ्वी का टोटल 16% है, और द्रव्यमान की बात करूं तो एकदम दुगना 32% आपको देखने को मिलेगा। कोर को कितने भागों में बांटा जाता है, कोर को 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। आंतरिक कोर की अगर मैं बात करूं, या पहले बाहरी की बात करते हैं, बाहरी कोर की अगर मैं बात करूं तो ये 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे निकल के साथ लोहा आपको देखने को मिलता है। ये कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में है। और डायनेमो सिद्धांत, अभी हम बात कर रहे थे चुंबकीय विशेषता की पृथ्वी की, वो डायनेमो सिद्धांत कहाँ पे देखने को मिलेगा, बाहरी कोर में। अगर मैं आंतरिक कोर में जाऊं तो केंद्र की सतह से 5100 से लेके कहां तक देखने को मिलेगा, 5100 से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी थी, हमने पढ़ी थी 6370 किलोमीटर तक आपको कौन सी कोर देखने को मिलेगी, आंतरिक कोर। ये ठोस है, और ठोस होने के साथ साथ यहाँ पे ये जो आयतन का कितना हिस्सा है, आयतन और द्रव्यमान का आप देखोगे तो आयतन का तो आपको देखने को मिलेगा 16, और द्रव्यमान का दुगने से 1 ज्यादा 33% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होंगी। बहुत इजी सी चीजें, एक बार और हम रिवाइज करेंगे कल इसको, और फिर इसके बाद नई चीजें शुरू कर देंगे। आज हम क्या शुरू करेंगे,
जैसा कि पीछे देख ही पा रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत सी पीपीटी आपको दिख रही होगी और बड़ा ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा और शायद इस बैकग्राउंड की वजह से मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल रहे हैं आपको। तो आज हमारा जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है चट्टान, या उसको हिंदी में हम शैल भी कहते हैं। हम लोग ज़्यादा चट्टान का प्रयोग, चट्टान शब्द का प्रयोग करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, शैल क्या है। चट्टान और शैल एक ही चीज़ है और इसको अंग्रेजी भाषा में रॉक के नाम से जाना जाता है। रॉक एक तो हॉलीवुड मूवी का आप देखोगे हीरो भी है रॉक, डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर आपने WWE देखा है, WWF अगर उसमें दिखता है तो पहले उसमें आता था और आजकल रॉक मूवीज में एक्टिंग करता है, हॉलीवुड मूवीज में। तो रॉक और रॉक्स या शैल, चट्टान या शैल में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चट्टान होती क्या है। चट्टान होती क्या है, तो देखो, हमने ये माना, और हम माना नहीं, अब हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है उसमें बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, ये परतें किसकी बनी हुई हैं? ये परतें बनी हुई हैं किसकी? खनिज की। किसकी बनी हुई है? खनिज की। अब किसी कारणवश ये खनिज एक, ये खनिज 2 नंबर का और ये खनिज 3 नंबर के, ये आपको तीनों एक पत्थर पे देखने को मिल जाए तो आप इसको क्या कहोगे? ये एक क्या बन गई है अब? चट्टान। तो क्या इसका ये मतलब है कि एक चट्टान में एक खनिज नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकते, या हमेशा ये होगा कि चट्टान में एक से ज्यादा खनिज ही मिलेंगे? अगर एक खनिज किसी में मिल रहा है पत्थर में तो वो चट्टान नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर एक खनिज में मिल रहा है तो वो भी चट्टान है और एक से ज्यादा मिल रहे हैं तब भी वो क्या है? चट्टान है। तो चट्टान की अगर परिभाषा आपको देखनी है तो आप क्या बोलोगे? ये खनिजों का क्या है? खनिजों का समुच्चय है। क्या है? खनिजों का समुच्चय। क्या है? ये चट्टान है। और पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इस पे जो चट्टानें उपस्थित हैं, अगर आप इसका अध्ययन कर रहे हो तो आप इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे पेट्रोलॉजी। क्या कहोगे? पेट्रोलॉजी। हमने जियोलॉजी देखा था, हमने सीस्मोलॉजी देखा था, हमने पेट्रोलॉजी देखा था। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिन शब्दों के पीछे ये लॉजी लगा हुआ है, जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब हम उसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे यह है कि ज्योग्राफी में तो लॉजी नहीं लगा हुआ, ज्योग्राफी में तो ग्राफी लगा हुआ है। तो अब लॉजी और ग्राफी में क्या फर्क होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके लिए आपको किताब नहीं, आपको इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। किताबों में हो सकता है ये जवाब आपको नहीं मिले कि ग्राफी और लॉजी में क्या डिफरेंस है, और इसके लिए हो सकता है रिसर्च करनी पड़े। तो आ, अपने आप में क्यूरियोसिटी थोड़ी सी डेवलप कीजिए, है ना, और रिसर्च करना थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। बड़ा मजा आएगा, आप देखेंगे ग्राफी और लॉजी में क्या डिफरेंस है, और मुझे भी बताइएगा, है ना, कि ग्राफी और लॉजी में क्या डिफरेंस है। और एक चट्टान खनिजों का एक स्वाभाविक रूप है। कैसा रूप है ये? स्वाभाविक रूप। किसका? खनिजों का। और इस समुच्चय और कुछ गैर खनिज सामग्री भी इसमें मिलेंगी, गैर खनिज सामग्री जैसे जीवाश्म। इसका मतलब, इसका मतलब कि ये क्या है? ये तो कुछ अमीबा जैसा लग रहा है, लेकिन ये, इसको आप मान लेते हैं ये चट्टान है। इस चट्टान में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? इसमें आपको खनिज देखने को मिल सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ देखने को मिल सकते हैं जो खनिज तो नहीं है, जीवाश्म है। अच्छा, ये जीवाश्म क्या होते हैं? देखो शब्द, फिर से शब्द को तोड़ो। जीव प्लस अंश। जीवों के क्या है? ये अंश हैं। मतलब ऐसे समझिए कि जब मैं परलोक सिधार जाऊंगा तो क्या होगा? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं तो मेरी बॉडी को क्या कर दिया जाएगा? बर्न कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। समर्पित करने के बाद कुछ हड्डियां बदल जाएंगी। वो हड्डियां, अब सोचिए कि वो हड्डियां क्या हो? किसी पत्थर के बीच में दब जाएं और उसके ऊपर फिर धूल आके दब जाए,
धूल से वो पत्थर नीचे चला जाए। अब उस पर नीचे जैसे जैसे जाएगा ताप भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और बहुत सारे वो खनिजों के साथ मिल जाएगा। और 8 से करीब 5 पीढ़ी बाद, 7 पीढ़ी बाद किसी ने वहाँ पे खुदाई करना शुरू करा, तो उसको पत्थर मिला, उस पत्थर में एक हड्डी उसको मिल गई। तो जो हड्डी मिली वो क्या होगी, जीवाश्म होगी। वो मेरा क्या होगा, जीवाश्म होगा। समझ गए क्या होता है जीवाश्म? इसी प्रकार से शैलों में, शैल चट्टानों में क्या मिलता है, जीवाश्म मिलते हैं। पुराने जानवरों के मिल सकते हैं, पक्षियों के मिल सकते हैं, मनुष्यों के मिल सकते हैं पुराने। तो उन वो क्या मिलता है, एक स्केलेटन मिलता है, कंकाल तंत्र मिलता है, जिसमें हड्डियां, जो कि गलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि कैल्शियम की बनी होती है, थोड़ी कठोर होती है, इसलिए बहुत जल्दी से ये नहीं गलती। हालांकि कुछ दिनों बाद इनका भी डिके होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, लेकिन काफी समय लेती है गलने में। तो जीवाश्म आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चट्टानों में आपको जीवाश्म भी देखने को मिलेंगे और चट्टानों में आपको खनिज देखने को मिलेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये चट्टाने आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? देखो चट्टाने आपको, आप अगर देख रहे हो तो ये आपको भूपर्पटी पे देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेंगी? भूपर्पटी पे, अगर आप इनको देख रहे हो तो। अच्छा, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? ये किस आधार पे हम लोगों ने वर्गीकृत किया, पहले ये समझते हैं कि चट्टान का निर्माण, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है। इस आधार पे हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि चट्टान कितने प्रकार की होती है। अब चलते हैं चट्टान कितने प्रकार की होती है। इससे चलने से पहले थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि दुर्बल मंडल याद है आपको? किसका हिस्सा था वो? किसका हिस्सा था? मेंटल का हिस्सा। मेंटल में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल में जो पदार्थ थे वो कौन सी अवस्था में थे? अर्ध तरल अवस्था में। यहाँ पे ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा था वो किस माध्यम से हो रहा था? संवहन के माध्यम से। इस वजह से यहाँ पे क्या बन रही थी? यहाँ पे बन रही थी बहुत सारी संवहन धारा। क्या बन रही थी? बहुत सारी संवहन धारा। अब चलते हैं आगे, यहां तक की बात तो आपको पता है। ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा मतलब इसको स्थल मंडल कह लूं, या इसका टेक्निकल नाम है यहाँ पे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथ मतलब होता है पत्थर, है ना? आप इतिहास में भी पढ़ोगे, लिथ मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। लिथोस्फेयर के बिल्कुल नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? दुर्बल मंडल। क्या देखने को मिल रहा है? दुर्बल मंडल। अब इसको हम जूम करके देखते हैं कि इसमें दुर्बल मंडल में क्या हो रहा है। क्या करके देखेंगे इसको? जूम। इस दुर्बल मंडल में अंदर क्या चल रहा है। वो कभी कभी उत्सुकता होती है ना कि इस कमरे में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस दुर्बल मंडल में अंदर क्या हो रहा है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दुर्बल मंडल का तापमान क्या है? तापमान इसका अधिक है, ठीक है। तापमान अधिक है और जो पदार्थ है यहाँ पे कौन सी अवस्था में आपको देखने को मिल रहे हैं? अर्ध तरल अवस्था में। अर्ध तरल अवस्था में, या मैं इसको और अच्छा आपको शब्द बताऊं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है मॉल्टन। मॉल्टन स्टेट में, ठीक है। और चूंकि ये अर्ध तरल है तो इसको बोला जाता है सेमी मॉल्टन। क्या बोला जाता है? सेमी मोल्टन स्टेट। सेमी मोल्टन स्टेट मतलब ना तो गले, मतलब ऐसा समझो कि आपने बर्फ को पानी में डाला, बर्फ ना तो पूरी तरीके से गली है, ना पूरी तरह से जिस आकार में आपने डाला था उतनी बची, तब वो कैसी? अर्ध तरल अवस्था में। अर्ध तरल अवस्था में तापमान बहुत अधिक है। संवहन धाराएं बनेंगी। संवहन धाराएं कैसे बनेंगी? देखो, नीचे से मानो गर्मी आ रही है तो ये धाराएं ऊपर गई, ऊपर वाली जो पदार्थ था अभी कैसा रहा होगा? ठंडा रहा होगा, वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद वो गर्म होगा, गर्म होते ही हल्का हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। तो अब ये समझ में आया कि इस दुर्बल मंडल में अंदर क्या चल रहा है। वो खिड़की है जिससे मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो दुर्बल मंडल में आपने देख लिया कि दुर्बल मंडल में बहुत सारा क्या मिलेंगे आपको? बहुत सारी आपको मिलेंगी संवहन
धारा, क्या मिलेगी? संवहन धारा आपको देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आएगी। संवहन धारा से क्या हो रहा है? ऊष्मा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये समझिए आपकी भूपर्पटी है, या मैं अभी इस भूपर्पटी का नाम ना लूं तो मैं इसको बोल देता हूं अभी। ये आपका क्या है? यह है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, ये आपका क्या है? लिथोस्फीयर। इसके बिल्कुल नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिल रहा है दुर्बल मंडल, या मैं इसको कह दूं एस्थेनो एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में क्या चल रही है? संवहन धाराएं चल रही हैं। क्या चल रही है? संवहन धाराएं। क्या चल रही है? संवहन धाराएं। और तरल अवस्था में ये चूंकि ठोस है, यहाँ पे चल नहीं सकती है। अब ये समझो, ये लिथोस्फीयर है ना? लिथोस्फीयर, क्या है ये? लिथोस्फीयर। ठीक है। अब ये समझो कि इस लिथोस्फीयर, इस दुर्बल मंडल से जो धारा है, और यहाँ पे क्या हुआ? कोई एक क्रैक इसको मिल गया। क्या मिल गया? कोई एक क्रैक इसको कहीं ना कहीं ऐसे भूपर्पटी में बहुत सारे ऐसे क्रैक हैं। संवहन धारा में अर्धतरल अवस्था, अर्धतरल अवस्था में जो भी पदार्थ थे उनको एक क्रैक दिख गया, उनको एक दरार दिख गई। तो उनके दिमाग में खुरापाती सूझी। उन्होंने सोचा क्यों ना इस दुर्बल मंडल से बाहर निकला जाए, इस जेल से बाहर निकला जाए। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा कि इस जेल से बाहर निकला जाए, वो कहाँ चले गए? वो चले गए इस क्रैक पे। कहाँ चले गए? इस क्रैक पे चले गए। जैसे ही क्रैक पे गए तो ये क्रैक कहाँ ले गया इनको? पृथ्वी की सतह पे ले गया। जब पृथ्वी की सतह पे क्रैक ले गया इनको, तो क्या होगा? तो हुआ ये कि ये पृथ्वी की सतह या भूपर्पटी पे इस प्रकार बाहर आने लग गया। और इस प्रकार जब बाहर आया ये, तो इसी को हमने क्या नाम दिया? ये क्या हो गया है? ज्वालामुखी उद्गार हो गया है। क्या हो गया? ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है। ठीक है, अभी इतना सा समझते हैं कि क्या हो, ये कैसे ज्वालामुखी उद्गार होगा। दुर्बल मंडल समझ में आ गया, लिथोस्फीयर समझ में आ गया। अब चलते हैं शैलों में, कि भाई यहाँ पे हम लोग पढ़ तो चट्टान रहे हैं, रॉक्स पढ़ रहे हैं, शैल ये ज्वालामुखी जैसी चीजें यहाँ पे कैसे आ गई, तो मैं समझाता हूँ कैसे आई। चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, इसके आधार पे हम लोगों ने, या मैं कहूँ वैज्ञानिकों ने, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम विभाजित कर पाए, तो वैज्ञानिकों ने चट्टान को मुख्यतः 3 प्रकार में बांट दिया। पहली का उसने नाम दिया आग्नेय चट्टान। क्या नाम दिया? आग्नेय चट्टान। दूसरी का उसने नाम दिया अवसादी चट्टान। और तीसरी का उसने नाम दिया रूपांतरित चट्टान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इग्नियस। अवसादी चट्टानों को बोला जाता है सेडिमेंटरी। और रूपांतरित को बोला जाता है मेटामॉर्फिक। ठीक है, किसके आधार पे वर्गीकरण किया है? कि उनका निर्माण किस प्रकार हुआ है। मैं बताऊंगा निर्माण कैसे कैसे होता है, लेकिन 3 प्रकार से हमने क्या किया? इसको विभाजित कर दिया। पहली की हम बात करते हैं। पहली कौन सी चट्टान थी? जिसको हमने नाम दिया था आग्नेय। क्या नाम दिया था? आग्नेय चट्टान, या इसी को मैं बोलूं इग्नियस। ये जो इग्नियस शब्द है ना, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता है ना, और उसमें एक देवता आपको देखने को मिलेंगे, अग्नि देवता।
इसी प्रकार रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य पड़े होंगे। ऐसे साम्राज्य में एक देवता थे, उनके अग्नि देवता का नाम क्या था? इग्नियस। क्या नाम था? इग्नियस। इग्नियस का मतलब क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। और ये लोग मानते थे कि ये जो अग्नि है ये कहां पे है? पृथ्वी के अंदर। तो यहां से ये समझ में आया कि कुछ अग्नि और कुछ पृथ्वी के अंदर, और उसको उन्होंने नाम दिया आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक। अब समझते हैं क्या है इग्नियस रॉक। देखो, ये भूपर्पटी है। क्या ये? भूपर्पटी। नीचे संवहन धाराएं चल रही हैं इसकी। क्या चल रही है? बहुत सारी संवहन धारा। संवहन धारा के कारण क्या होता है? कभी कभी पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ गया। अब ज्वालामुखी से जब बाहर आया पदार्थ, तो कौन सी अवस्था में मिलेगा? गलित अवस्था में मिलेगा आपको। ऐसी अवस्था जो पूरी तरीके से ठोस नहीं है, उस अवस्था में देखने को मिलेगा। लेकिन जब अंदर था, अंदर का तापमान मानो था T1, बाहर का तापमान था T2। अंदर का तापमान T1, अंदर मतलब इस भूपर्पटी से नीचे का तापमान T1 था, और बाहर का तापमान इस भूपर्पटी के ऊपर का तापमान T2 था। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी से कि T2 काफी कम रहा होगा T1 के मुकाबले। अंदर तापमान ज्यादा है, बाहर तापमान कम है। अंदर जो चीज गर्म थी, जो चीज अर्ध तरल अवस्था में थी, सेमी मोल्टन स्टेट में थी, जब वो बाहर आएगी तो वहां पे वो देखिएगी कि यहाँ पे तो तापमान कम है। ऐसे समझिए कि यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, और जब वो बाहर आई तो वहां तापमान उसको देखने को मिला 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब देख पा रहे हैं तापमान क्या है? कम है। तो जैसे 1000 से कोई चीज 25 में आएगी तो उसको तो ये लगेगा कि तापमान बहुत कम है, मतलब उसको तो फ्रिज जैसा लगेगा। आप समझ रहे हो कि फ्रिज में बाहर का तापमान आप देख रहे हो 35-40 के आसपास है, और फ्रिज में तापमान 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री के आसपास है। उसी प्रकार, और जैसे ही फ्रीजर या फ्रीजर में हमने कोई चीज रखी तो क्या वो जम जाएगी? जम क्यों जाती है? क्योंकि तापमान बहुत कम है। यहाँ पे भी तापमान बहुत कम है। तो जैसे ही बाहर आएंगी ये किस में बदल जाएंगी? ठोस अवस्था में बदल जाएगी। जो पदार्थ बाहर निकला वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जो पदार्थ ज्वालामुखी के कारण बाहर निकला वो किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था में। चूंकि पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे क्या मौजूद हैं? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज मौजूद हैं। ये खनिज पिघल के या खनिज गल के ही तो क्या बने हैं? वो पदार्थ जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ रहा है वो बना है। जब ये ठोस अवस्था में बदला और क्या मिले? बहुत सारे खनिज मिल गए, तो इसी को आप क्या कहोगे? ये क्या बन चुकी है? चट्टान बन चुकी है। हाँ या ना? खनिज भी मिल गए, ठोस अवस्था में भी मिल गए, भूपर्पटी पे भी मिल गए, तो ये चट्टान बनी, शैल बनी। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण ज्वालामुखी से हो रहा है, तो आप उनको कौन सी चट्टान कहोगे? आग्नेय चट्टानें। भाई ज्वालामुखी बहुत गर्म होता है, एकदम अग्नि की ऐसे गर्म होता है, इसलिए नाम ही आग्नेय रख दिया हमने। आग्नेय चट्टानें मतलब ज्वालामुखी से निर्माण हो रहा है। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और शायद नहीं भी होगा। आग्नेय चट्टानों को भी हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। आग्नेय चट्टानों को भी हमने क्या किया? दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से दो भागों में, वो देख लेते हैं। यह है आपकी आग्नेय चट्टान। आप समझ गए आग्नेय चट्टान क्या होती है? इसको दो भागों में विभाजित किया। एक था अंतः निर्मित, और दूसरा था बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित को मैं कह सकता हूं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंट्रूसिव, और बाह्य निर्मित को बोला जाता है एक्सट्रूसिव। क्या बोला जाता है? एक्सट्रूसिव। यहां तक कोई डाउट नहीं। बाह्य निर्मित मतलब कहीं बाहर बनी होंगी, अंदर निर्मित मतलब अंदर बनी होंगी। एक चीज एक सामान फैक्ट्री के अंदर बन रहा है, एक सामान फैक्ट्री के बाहर बन रहा है, ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट्री क्या है? यहाँ पे फैक्ट्री है
ये पृथ्वी की सतह भूपर्पटी। हमने देखा था संवहन धाराएं कहीं अंदर कहाँ पे मिलेंगे आपको, दुर्बल मंडल में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इस प्रकार संवहन धाराएं चल रही है दुर्बल मंडल एस्टेनोस्फीयर में। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हमको पता है लिथोस्फीयर है। इस लिथोस्फीयर में जो क्रैक थे, अब इसमें बहुत सारे क्रैक रहे होंगे, लेकिन सारे क्रैक ऊपर सतह तक नहीं पहुंचे होंगे। कुछ ही क्रैक होंगे जो सतह पे पहुंचे होंगे, बाकी कुछ क्रैक सिर्फ यहीं पे खत्म हो गए होंगे। लेकिन ये बात मेरे को पता है, ये बात आपको पता है, लेकिन ये बात इन संवहन धाराओं में बह रहे पदार्थों को तो नहीं पता कि ये क्रैक ऊपर सतह तक नहीं पहुंच रहे। इन्होंने जब ये सोचा कि यहां से बाहर निकला जाए, तो इनको नहीं पता था एक क्रैक इनको बाहर नहीं ले जाएगा। तो जब यहां से बाहर की तरफ निकले और यहीं क्रैक में आके फंस गए, क्या हुआ, क्रैक में आके फंस गए। क्योंकि अंदर का तापमान अब भी ज्यादा है इसके मुकाबले, भाई ऊपरी परत है, यहाँ पे तापमान कम होगा, यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। तो जब बाहर की तरफ इस क्रैक में आके जम गए, फंस गए, तो इन्होंने क्या करना शुरू करा, अब वापस से यहाँ पे शीतलन की प्रक्रिया शुरू होगी, ठंडा होना शुरू होंगे, ठोस में बदलेंगे। लेकिन अब ये ठोस में जब बदलेंगे तो इनको समय लगेगा, क्योंकि ये T1 है, ये T2 है, और इसको मैं कहूँ T3। बाहर का तापमान सबसे कम था, उससे कम तापमान कहाँ का देखने को मिलेगा, T1 का देखने को मिलेगा। सॉरी, बाहर का तापमान सबसे कम, उससे कम T1, और सबसे ज्यादा तापमान आपको T2 का देखने को मिला। यहाँ का तापमान कम तो है, लेकिन T3 के मुकाबले तो ज्यादा ही है। अब इसको ऐसे समझिए कि यहाँ का तापमान था 1000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का तापमान था 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस। अब शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि 1000 से 100 पे गई तब भी तापमान तो कम ही है, लेकिन अगर 1000 से 10 पे जाती तो तापमान और कम हो जाता। 1000 से 100 पे जाएगी तब भी ठोस में तो बदलेगी, और 1000 से 10 पे जाएगी तब भी ठोस में बदलेगी। लेकिन जब 1000 से 10 में जाएगी तो बहुत जल्दी ठोस में बदल जाएगी, और 1000 से 100 में जाएगी तो इसके मुकाबले अब इसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। समझ पा रहे हैं बात? ऐसे समझिए कि बाहर का तापमान है 500 डिग्री सेल्सियस, या अभी 500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को स्वर की प्राप्ति अभी नहीं करनी है। ऐसे समझते हैं कि बाहर का तापमान अभी क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। फ्रिज का तापमान है, फ्रिज जिसको फ्रिज कहा जाता है, उस फ्रिज का तापमान है अभी 4 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजर का तापमान है आपका -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने पिघली हुई आइसक्रीम ली, और पिघली हुई आइसक्रीम, दो आइसक्रीम थी, आपने एक तो फ्रिज में रखी, एक फ्रीजर में रख दिया। जो आइसक्रीम आपने फ्रिज में रखी, जो आइसक्रीम आपने फ्रिज में रखी, जिसका तापमान जिसका तापमान जनरली 3-4 डिग्री के आसपास रहता है, वहां आपने जब आइसक्रीम रखी, और ऐसी आइसक्रीम जो आपने फ्रीजर में रखी, कौन सा जल्दी जमेगा, वो पिघली हुई आइसक्रीम जो फ्रीजर में रखी है जल्दी जम जाएगी, और वो पिघली हुई आइसक्रीम जो आपने फ्रिज में रखी है उसको बहुत समय लगेगा। तो ये वो बाहर आपके पास आइसक्रीम, ये वो फ्रिज वाली आइसक्रीम, और ये फ्रीजर वाली आइसक्रीम। जब इस आइसक्रीम को, पिघली हुई आइसक्रीम को फ्रीजर में रखेंगे तो बहुत तेजी से क्या होगी, जम जाएगी, और जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो जम तो जाएगी, लेकिन समय काफी ले लेगी। यहां तक कोई समय नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कुछ चट्टानें यहाँ पे भी बनेंगी और कुछ चट्टानें यहाँ पे भी बनेंगी। यहाँ पे जो बनेंगी वो बहुत तेजी से बन जाएगी, और यहाँ पे जो बनेंगी उनको समय लगेगा। ये जो आप देख रहे हो इस भूपर्पटी के नीचे, सतह के नीचे, इस भूपर्पटी में, इस लिथोस्फीयर में जो चट्टान बन रही है, इसको आप बोलोगे अंतः निर्मित। कहाँ बनी है ये, अंदर बनी है, इसलिए अंतः निर्मित। क्योंकि ये भूपर्पटी सतह पे बनी है, बाहर बनी है, इसलिए इसका नाम है बाह्य निर्मित। क्या नाम है, बाह्य निर्मित। साथ ही साथ बन किससे रही है, ये बन उसी ज्वालामुखी के पदार्थ से बन रही है, ज्वालामुखी के पदार्थ से बन रही है। इसका मतलब ये भी आग्नेय चट्टान है और ये भी आग्नेय चट्टान है। तो दोनों कौन सी चट्टानें हैं, ये आग्नेय चट्टानें हैं। तो ये होती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें। कोई डाउट नहीं होगा शायद आग्नेय चट्टानों में, फिर भी अगर कोई रह गया तो स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। चट्टानों के प्रकार हमने पढ़े, चट्टानों कितने प्रकार की, 3 प्रकार की है। पहला हमने देखा ये आग्नेय चट्टानें, दूसरा हमने देखा अवसादी चट्टानें, तीसरा हमने बोला रूपांतरित, इसको बोला जाता है इग्नियस रॉक, इसको सेडिमेंट्री, इसका मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है। फिर हम गए सबसे पहले आग्नेय चट्टानें। हाँ, इन एक चीज और, यूपीएससी ने जहां से सवाल पूछा हुआ है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी ने, इनको बोला जाता है प्राथमिक चट्टान। कौन सी चट्टान, प्राथमिक।
कौन सी चट्टान बोला जाता है इनको? प्राथमिक चट्टान। क्यों बोला जाता है प्राथमिक चट्टान? ये अभी ये समझ लो, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले पृथ्वी पे कौन सी चट्टानें बनी है। सबसे पहले पृथ्वी पे आग्नेय चट्टानें बनी है। जब आप सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें पढ़ लोगे तब आप समझ जाओगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि आग्नेय चट्टानों को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? प्राथमिक चट्टानों से। और वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन सी चट्टानें आई थी? ये आग्नेय चट्टानें आई थी। मैग्मा के ठंडा होने पर, मैग्मा और ज्वालामुखी पदार्थ जो बाहर आता है, मैग्मा के ठंडा होने पर और जमने पर आग्नेय चट्टानें बनती हैं। जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इनको आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। मैग्मा, मैग्मा यहाँ पे याद रखना। शीतलन और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी के ऊपरी परत या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शीतलन और जमने की प्रक्रिया पृथ्वी के ऊपरी परत या पृथ्वी की सतह दोनों जगह हो सकती हैं। अच्छा, जहां से यूपीएससी सवाल पूछते हैं इनके एग्जाम्पल से सवाल पूछेगी, है ना। यूपीएससी पूछेगी आपसे ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान का, अवसादी का या रूपांतरित का? तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का। गैब्रो, जैसे ग्रेनाइट एक चट्टान होती है ऐसे गैब्रो भी एक चट्टान होती है। पैगमाइट भी एक चट्टान होती है। बेसाल्ट भी एक चट्टान होती है। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है? आग्नेय चट्टानों के और उदाहरण आप देखोगे तो बेसाल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसाल्ट ऐसा दिखता है, ये आपका ग्रेनाइट है इस प्रकार की। और ये आपको गैब्रो, गैब्रो जिसकी हम बात कर रहे थे, गैब्रो आपको देखने को मिलेगा। ये किसके एग्जाम्पल है? सारे किसके उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों को हमने दो भागों में विभाजित करा। हमने देखा अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें जिनको बोला था इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या बाह्य आग्नेय चट्टानें। यदि मैग्मा को बहुत अधिक गहराई पर धीमे धीमे ठंडा किया जाता है तो खनिज के कण बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? गहराई पे। गहराई में मतलब पृथ्वी के अंदर अगर वो ठंडा हो रही है, इसका मतलब वो कैसी चट्टान है? अंतर्निर्मित या बाह्य निर्मित? वो है अंतर्निर्मित चट्टान, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर ठंडी हो रही है। और जब पृथ्वी के अंदर उस ठंडी होगी तो कैसे होगी? धीमे धीमे ठंडी होगी। और जब धीमे धीमे ठंडी होगी तो उसके जो कण बनेंगे उस चट्टान के, वो कैसे बनेंगे? बहुत बड़े बड़े बनेंगे। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको आप बोलते हो क्रिस्टल। क्या बोलते हो? क्रिस्टल बोलते हो। तो जो इसके क्रिस्टल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन अगर अचानक ठंडा कौन सी चट्टान होगी? बाह्य निर्मित, क्योंकि बाहर का तापमान अचानक से तेजी से गिरता है। उसके लिए सतह पर होने वाले जो कण होंगे वो कैसे बनेंगे? छोटे छोटे बनेंगे और साथ ही चिकने वो कण होंगे, चिकने क्रिस्टल होंगे और छोटे छोटे होंगे। मैं समझता हूं कि आग्नेय चट्टानों में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। आग्नेय चट्टानें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा आग्नेय चट्टानों के उदाहरण से। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं वो आप अच्छे से याद रखना। वो जो डायग्राम है, इस डायग्राम में बहुत सारी चट्टानों के नाम दिए हुए हैं। इन चट्टानों के नाम आपको पता होना चाहिए। चट्टानों के नाम कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये सब आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कल हम जब मिलेंगे तब हम मिलेंगे साथ में कौन सी चट्टानों के साथ? अवसादी चट्टानों के साथ, और साथ ही साथ रूपांतरित चट्टानें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करना है? तब तक के लिए सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और स्टडी IQ के साथ लगातार जुड़े रहना है। और तब एक और बात हमको याद रखनी है। कौन सी बात? कि जब भी स्टडी IQ का कोई भी कोर्स आपको लेना है तो कौन सा कोड लगाना है आपको? MB लाइव कोड आपको लगाना है। ठीक है, तब तक के लिए बने ही रहिए स्टडी IQ IAS के साथ। मिलते हैं कल इसी समय 8 से 9। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।